एक गांव में सोहनलाल नाम का एक किसान अपनी दो बहनों संजना और रंजना के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सोहनलाल ने बड़ी मेहनत से खेती करके अपनी बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। सोहनलाल की मेहनत से उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होती थी और उसे बेचकर उसे काफी पैसे मिलते। इसी तरह उसने कई खेत खरीद लिए और बड़ा पक्का मकान बना लिया। संजना और रंजना की हर इच्छा पूरी करने के लिए सोहनलाल हमेशा तैयार रहता था। वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। एक दिन गांव के पंडित जी आए। उन्होंने सोहनलाल से कहा, बेटा, तुमने कड़ी मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया, अब तुम विवाह कर लो। मैं एक बहुत अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता लाया हूँ। सोहनलाल ने अपनी बहनों से इस विषय में बात की। दोनों बहनों ने विवाह के लिए हाँ कर दी। सोहनलाल ने पंडित जी से विवाह के लिए हाँ कर दी। सोहनलाल खेतों पर चला गया। उसके जाने के बाद संजना ने रंजना से कहा, दीदी, भैया हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब भैया का विवाह हो जाएगा तो वह भाभी की ही सुनेंगे, हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। रंजना ने कहा, यह बात तो सही है, और यदि भैया के बच्चा हो गया तो यह सारी जमीन और पैसा उनके नाम हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें भैया को शादी करने से रोकना होगा। शाम को उन दोनों ने सोहनलाल से कहा, भैया आप विवाह कर रहे हैं, लेकिन अगर भाभी की आदत सही नहीं हुई तो जो आपने कड़ी मेहनत से यह सब जोड़ा है वह उसे लुटा देगी। हम आपकी सेवा करती रहेंगी, आप विवाह के चक्कर में मत पड़ो। सोहनलाल ने कहा, पंडित जी ने कहा है वह बहुत सुशील लड़की है, और फिर तुम दोनों की शादी के बाद इस घर को कौन संभालेगा, इसीलिए मैंने विवाह के लिए हाँ की है। कुछ दिन बाद सोहनलाल का विवाह रचना के साथ हो जाता है। रचना ने शादी के कुछ दिन बाद ही पूरा घर अच्छी तरह संभाल लिया। सोहनलाल और अपनी दोनों नंदों को वह बहुत खुश रखना चाहती थी, इसीलिए वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन संजना और रंजना हमेशा अपनी भाभी के कामों में कमी निकालकर सोहनलाल से शिकायत करती रहती। एक दिन जब सोहनलाल खेत पर गया तो संजना ने रचना से कहा, तुम जानती हो मेरा भाई कितना अमीर है और तुम्हारे घर वालों ने उसे ढंग से दहेज भी नहीं दिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे भाई को सोने में तोल देता। रचना ने कहा, दीदी, मेरे पिता तो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं। उन्होंने तो पंडित जी को पहले ही बता दिया था कि हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। तब आपके भैया ने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए। रंजना बोली, ऐसे तो सब कह देते हैं, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो अपने जैसा कोई मजदूर देख लेते, मेरे भैया को क्यों फंसा लिया। यह सुनकर रचना रोने लगी। उसे रोता देखकर संजना ने कहा, अब रोने से क्या होगा, मेरा भाई तो सीधा है, इसीलिए तुमने उसे फंसा लिया। अब एक ही रास्ता है, तुम इस घर में नौकरानी की तरह दिन रात हम तीनों की सेवा करो और किसी चीज पर अपना हक मत जमाना, ये सब हमारा है। रचना ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। संजना और रंजना दिन भर उसे ताने मारती और सारे घर का काम करवाती। बात बात में उसे ताने देती रहती। रचना रोती रहती, लेकिन वह सोहनलाल से कुछ नहीं कहती। एक दिन संजना ने सोहनलाल से कहा, भैया, तुम्हें पता है भाभी हमसे छुपकर पैसे अपने घर भिजवा देती है। सोहनलाल ने रचना से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन मेरा छोटा भाई आया था तो जाते समय मैंने उसे अपने पास से कुछ पैसे दिए थे। उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, यदि वह पैदल जाता तो रात हो जाती। सोहनलाल ने कहा, कोई बात नहीं, अगली बार यदि तुम्हारे पीहर से कोई आए तो हमारी बग्गी में उसे घर छुड़वा देना। यह सुनकर संजना और रंजना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी कोई बात उनका भाई नहीं मानेगा। एक दिन सोहनलाल को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उसने कहा, मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम सब घर का ध्यान रखना। यह सुनकर रचना उदास हो गई। उसे डर था
कि अब पता नहीं उसकी नंदें अकेले में क्या कहर ढाएंगी। संजना और रंजना ने सोहन लाल के जाने के अगले दिन ही रचना के सोने के जेवर का बक्सा कहीं छुपा दिया। 2 दिन बाद रंजना ने कहा, भाभी मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, मुझे अपने जेवर दे दो पहनने के लिए। रचना ने कहा, हाँ हाँ दीदी, मैं अभी लाती हूँ। वह जेवर ढूंढने लगी लेकिन उसे नहीं मिले। वह बहुत घबरा गई। उसने दोनों नंदों से कहा, दीदी जेवर का बक्सा नहीं मिल रहा। दोनों ने रचना को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। रचना रोती रोती घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोहनलाल का इंतजार करने लगी। रचना को वहां बैठे 1 दिन बीत गया। वह भूखी प्यासी वहीं बैठी थी। तभी उसने संजना को घर से बाहर जाते देखा। कुछ देर बाद उसे घर से रोने की आवाज आई। वह भागकर घर के अंदर गई तो देखा रंजना रो रही है। रचना ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, भाभी मेरे शरीर पर कोढ़ हो गया है। वैद्य जी ने दवाई दी है। मैंने संजना से दवाई लगाने के लिए कहा तो वह घर छोड़कर अपनी सहेली के घर चली गई। उसे लगा कि कहीं यह रोग उसे न लग जाए। भाभी मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका ही फल मुझे मिला है। तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो यह तुम्हें भी लग जाएगा। रचना ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे भैया ने कहा था सबका ध्यान रखना। रचना रंजना की सेवा करने लगी। उसे दवाई लगाती, खाने का ध्यान रखती, उसके घावों को साफ करती। उसकी सेवा से कुछ ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गई। 1 महीने बाद सोहनलाल वापस आया तो रंजना ने उसे सारी बात बताकर माफी मांगी। सोहनलाल के आने की खबर पाते ही संजना भी घर वापस आ गई। सोहनलाल को अपनी बहनों पर बहुत गुस्सा आया और वह उनसे बोला, मैं तुम्हारा विवाह गरीब घर में करूंगा, फिर तुम्हें पता लगेगा गरीबी क्या होती है। लेकिन रचना ने कहा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये दोनों अभी बच्ची हैं, इन्हें माफ कर दो। संजना और रंजना रोते हुए रचना के पैरों में गिर गई। अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। रचना और सोहनलाल ने दोनों बहनों की धूमधाम से शादी की और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। एक गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक 5 साल की बेटी थी नेहा। भोला मजदूरी करता था जिससे उसके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन गांव में उसे कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, जिससे उसके परिवार को काफी गरीबी में दिन गुजारने पड़ते थे। एक बार गांव के जमींदार के घर मरम्मत का काम चल रहा था। भोला भी कई दिन से वहीं काम कर रहा था। जमींदार की पत्नी काफी तेज थी, वही सारा काम देख रही थी। एक दिन शाम को जब भोला पैसे लेने गया तो उसकी मालकिन ने कहा, देखो अब 3-4 दिन का काम ही बचा है। अक्सर तुम लोग बाद में काम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुम्हें मजदूरी 3 दिन बाद मिलेगी। भोला ने कहा, मालकिन मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, पर मालकिन ने मना कर दिया। भोला बिना पैसे ही 3 दिन तक काम करता रहा। वह भगवान को याद करता कि हे भगवान, 3 दिन तक मेरा परिवार भूखा कैसे रहेगा। घर आने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पड़ोस से कुछ सामान उधार ले लेती हूँ, जब पैसे आएंगे तब चुका देंगे। इसी तरह काम करते करते भोला को 3 दिन बीत गए। आज काम का आखिरी दिन था। सुबह जब भोला काम पर जाने के लिए निकला तो उसकी बेटी ने कहा, बापू आज मेरा जन्मदिन है, शाम को मेरे लिए खिलौने और मिठाई ले आना। भोला ने कहा, बेटी आज काम खत्म हो जाएगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। मैं जरूर शाम को तुम्हारे लिए खिलौने और मिठाई लाऊंगा।
तब उसकी पत्नी ने कहा, आप शाम को एक फ्रॉक भी ले आना, इसकी फ्रॉक कई जगह से फट गई है। भोला ने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने भगवान को नमन किया और वह काम पर जाने के लिए निकल गया। जब वह काम पर पहुंचा तो उसके मालकिन ने कहा, आज सारा काम खत्म कर देना और शाम को हिसाब करके अपने पैसे ले लेना। भोला खुशी खुशी काम पे लग गया। उसे बार बार अपनी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था। दोपहर को भोला काम कर रहा था, तभी जमींदार आए। उन्होंने पूछा, तुमने खाना खाया या नहीं? तब भोला ने कहा, मालिक, मुझे आज जल्दी घर जाना है। मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसके लिए खिलौने और कपड़े लेकर जाना है। जमींदार बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, काम तो थोड़ा ही बचा है, जल्दी चले जाना, पर भूखे पेट काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। उन्होंने नौकर को आवाज देकर खाना मंगाया और भोला को दिया। भोला उनके सामने बैठकर खाना खाने लगा। तभी मालकिन वहां आ गई। उसने भोला को बहुत डांटा, तुम्हें मजदूरी भी दे और खाना भी, इसके पैसे मैं तेरी मजदूरी में से काटूंगी। तब जमींदार ने कहा, इसे मैंने खाना दिया है, ये बेचारा तो भूखा ही काम कर रहा था, इसे पूरे पैसे देना, इसकी कोई गलती नहीं है। खाना खाकर भोला फिर से काम पर लग गया। शाम को सारा काम खत्म कर दिया। तब मालकिन आ गई और उसने कहा, अरे अभी तो काम पड़ा है। भोला ने कहा, मालकिन सारा काम हो गया। तब मालकिन ने कहा, यह सामान कौन उठाकर रखेगा और सफाई कौन करेगा? भोला को डर था कि अगर उसने मना किया तो उसके 3 दिन के पैसे डूब जाएंगे। इसीलिए वह मालकिन के कहे अनुसार काम करता रहा। दिन ढलने लगा। उसे पता था कि गांव का बाजार अंधेरा होते ही बंद हो जाता है। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। मालकिन उसे एक के बाद एक काम बताती जा रही थी। भोला चुपचाप करता जा रहा था। सब काम हो जाने के बाद मालकिन ने उसे पैसे दिए। वह पैसों को मुट्ठी में बांधकर तेजी से गांव के बाजार की तरफ चल दिया। उसे अपनी बेटी का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। अंधेरा होने वाला था। जल्दी के चक्कर में वह जंगल के रास्ते चल दिया। जंगल में वह तेजी से चल रहा था। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उसके पैसे जमीन पर गिर गए। अंधेरे में उसने काफी ढूंढा, पर कुछ सिक्के ही हाथ लगे, बाकी पैसे नहीं मिल सके। वह रोने लगा और बोला, भगवान, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है और मैं वह भी उसे नहीं दे पाया। वह धीरे धीरे गांव के बाजार में पहुंचा। बाजार बंद हो चुका था। 1-2 दुकानें ही खुली थी। वह एक दुकान के बाहर बैठकर रोने लगा। भोला सोच रहा था कि कैसे खाली हाथ वह घर जाए। उसकी बेटी सो जाएगी, उसके बाद ही वह घर जाएगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो सामने जमींदार खड़े थे। उनके पूछने पर भोला ने सारी बात उन्हें बता दी। वह भोला को वहीं रुकने का कहकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद वह लौटे तो उनके हाथ में खिलौने, मिठाई और कपड़े थे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों की दुकान खुलवाकर ये सारा सामान खरीदा था। उन्होंने सारा सामान भोला को दिया। भोला उनके पैरों में गिर गया और बोला, आज भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया। जमींदार ने उसे उठाया
और उसकी पूरी मजदूरी के पैसे दिए। भोला उन्हें धन्यवाद देकर खुशी खुशी घर पहुंचा। उसकी बेटी दरवाजे पर ही बैठी थी। वह कपड़े और खिलौने देखकर बहुत खुश हो गई। भोला की पत्नी ने भगवान का भोग लगाया। नेहा ने नई फ्रॉक पहनी और मिठाई खाकर खिलौनों से खेलने लगी। भोला भगवान के सामने रो रहा था। उसकी पत्नी के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। दोनों भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।